अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ एवरीडे साइंसेस। आज जो है वो हमने एक न्यू टॉपिक पढ़ना है और ये जो टॉपिक है आपका, ये भी आपको जो मैंने आपको बुक बताई थी कि आप बायोलॉजी की बुक ले लें, जो फर्स्ट ईयर की है वो, और उसमें जो है ना वो आपने अब ये जो आज टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज़ अबाउट द न्यूक्लिक एसिड्स। जो आप एक कॉमन नाम सुनते हैं ना, डीएनए और आरएनए, ये देखें ये है स्ट्रक्चर डीएनए का। अब ज़्यादा परेशान नहीं होना, कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप उसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बड़ा आराम से समझ आ जाएगा। सिर्फ इंग्लिश से ना परेशान होते जाएं। वैसे भी तो आप इंग्लिश पढ़ते हैं और कोई इतनी आपने यहाँ पे कोई ग्रामेटिकल इंग्लिश नहीं पढ़नी, सिंपल सिंपल सेंटेंसेस आपने पढ़ने। तो ये स्ट्रक्चर है डीएनए का, और जो बच्चे आर्ट्स के हैं उन्होंने भी ये तो देखा होगा, बहुत दफ़ा टीवी पे आप देखते हैं, आप वैसे सुनते हैं। ठीक है, तो हमने आज डिस्कस करना है डीएनए और आरएनए। जब हम इनको इकट्ठा इनके लिए कोई टर्म यूज़ करते हैं तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स के जो टर्म है अभी हम इसको डिस्कस भी करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या इसके स्ट्रक्चर में हमें नज़र आता है। इसकी दो टाइप्स होती हैं न्यूक्लिक एसिड्स की, एक तो है डीएनए और दूसरी है आरएनए। तो ये दोनों टाइप्स जो हैं आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं और ये आपको करनी है। अच्छा, अब इसमें हम स्टार्ट करते हैं। जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं उनमें डीएनए और आरएनए आ जाता है। एक तो पहला पॉइंट जो आप देखेंगे वो आप देखेंगे इसकी डिस्कवरी की, ये डिस्कवर कब हुआ। तो न्यूक्लिक एसिड्स वर फर्स्ट आइसोलेटेड इन 1869 बाय एफ मिशर फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल्स। कि जो पस सेल्स होते हैं ना, जो जैसे पस जख्मों में पड़ जाती है तो वो पस सेल्स क्या होते हैं, आपकी बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। अब ये जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये कैसे बनते हैं कि आपकी बॉडी जो है वो खून जो बनता है उसमें रेड ब्लड सेल्स भी होते हैं और वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं। अब उस वाइट ब्लड सेल्स में आपकी बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरिया आ गया या वायरस आ गया, अगर कोई ज़ख्म भी है तो वहाँ से अगर आ गया तो वो उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं। अब ये जो फाइट होती है ना, इस फाइट में जो वाइट ब्लड सेल डेड हो जाते हैं या उनकी डेथ हो जाती है उनको हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड एज पस, वो पस सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, तो उनको जो पहले डिस्कवर किया गया था वो डिस्कवर किया गया था 1869 में। एफ मिशर ने डिस्कवर किया था और कहाँ से किया था, फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ द पस सेल्स, जो पस सेल का न्यूक्लियस था उससे। अच्छा, उसके बाद ड्यू टू देयर आइसोलेशन फ्रॉम द न्यूक्लियाई एंड देयर एसिडिक नेचर, अब उनको नाम क्यों दिया गया न्यूक्लिक एसिड का, क्योंकि एक तो वो जो थे वो उनको पस सेल से अलग किया गया था उनके न्यूक्लियस से, और दूसरा वो एसिडिक इन नेचर थे। हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो हम उसको देखते हैं कि अच्छा ये साइंस में जब आप देखते हैं किसी भी चीज़ की केमिकल कंपोजिशन तो हम ये देखते हैं कि वो एसिडिक है यानी वो तेज़ाबी खसूसियात हैं उसकी, या वो बेसिक है, असासी है, या वो न्यूट्रल है यानी कुछ भी नहीं है। तो इसकी जो नेचर थी वो क्योंकि एसिडिक थी इसलिए इसको इस एसिडिक इन नेचर कहा जाता है। दे वर नेम्ड न्यूक्लिक एसिड्स। इस न्यूक्लिक एसिड कहने की रीज़न जो है वो ये है कि एक तो ये न्यूक्लियस से निकले और दूसरा ये एसिडिक इन नेचर थे। अच्छा, फिर जो न्यूक्लिक एसिड्स थे, न्यूक्लिक एसिड्स जो है वो दो तरह के होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है जिसे हम डीएनए कह देते हैं, और राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है जिसको आरएनए कह देते हैं। डीएनए अकर्स इन द क्रोमोसोम्स, होता किस जगह पर है, क्रोमोसोम के अंदर होता है। और पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि क्रोमोसोम जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इन द न्यूक्लियाई ऑफ द सेल्स एंड इज मच लेसर अमाउंट्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ये सारी बातें जो हैं वो हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस की हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है उसके पास अपना डीएनए प्रेजेंट होता है। आरएनए इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस भी हमने देखा कि जो न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोलस, उसके अंदर प्रेजेंट है। और कहाँ प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम्स के अंदर होता है, और साइटोसोल में होता है, और स्मॉलर अमाउंट के अंदर दूसरे जो पार्ट्स होते हैं सेल्स के उसके अंदर होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब हम आप आ जाते हैं हम इसके स्ट्रक्चर के ऊपर। अच्छा, इसमें आप ये देखें कि ये आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं राइबोस शुगर। ये 5 कार्बन होते हैं ना जिस शुगर के अंदर, वो होती है राइबोस शुगर। ज़्यादा स्ट्रक्चर की डिटेल में ना जाएं, आप लोगों के लिए ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी। फिर नाइट्रोजन बेसेस होती हैं, उसमें से एक बेस लगी हुई एडेनिन, और ये आपको यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप नज़र आ रहा है। अब इसमें कितने फॉस्फेट हैं, 1 2 3, तो ये ट्राईफॉस्फेट हो जाता है। ठीक है, अब हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। अगर तो जो स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लिक एसिड का, उसमें न्यूक्लिक एसिड जो है वो कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं यानी इतने सिंपल नहीं होते। उसमें आपको ये जो है ये पॉलीमर्स होते हैं यूनिट्स के, और दीज यूनिट्स आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। ये जो यूनिट्स हैं उनको हम न्यूक्लियोटाइड्स का नाम देते हैं। डीएनए इज मेड अप ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, यानी इसमें जो न्यूक्लियोटाइड यूनिट होगा वो डीऑक्सी होगा। while RNA जो होता है is composed of ribonucleotides. Each nucleotide is made up of 3 सब यूनिट। हर न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 सब यूनिट होते हैं। एक 5 कार्बन
मोनोसेक्राइड होता है, एक पेंटोज शुगर होती है, एक नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होती है और एक फॉस्फोरिक एसिड होता है। पेंटोज शुगर जो होती है वो राइबोन्यूक्लियोटाइड में राइबोज होती है, वाइल इन डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड इट इज़ डीऑक्सी राइबोज। नाइट्रोजनस बेसिस आर ऑफ टू टाइप्स। एक जो नाइट्रोजन बेस होती है, जैसे आप समझ लें कि किसी भी चीज़ का एक यूनिट होता है, तो इसी तरह जो डीएनए का बेसिक यूनिट होता है ना, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये जैसे आपको दिखा, एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है शुगर का मॉलिक्यूल, एक होती है नाइट्रोजन बेस और एक होती है उसके अंदर फॉस्फेट्स। अच्छा, अब उसके अंदर जो है वो आपको नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस नज़र आती है और एक फॉस्फोरिक एसिड नज़र आता है। पेंटोज शुगर जो होती है वो राइबोन्यूक्लियोटाइड के अंदर जो होती है वो राइबोज होती है, और जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड होता है उसमें ये डीऑक्सी राइबोज होती है। नाइट्रोजन बेसिस जो होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, एक होती है सिंगल रिंग जिन्हें पायरामाइडीन्स कहते हैं, और दूसरी जो होती हैं वो होती हैं डबल रिंग जिन्हें प्यूरीन्स कहते हैं। पायरामाइडीन्स में फिर फर्दर 2 टाइप्स आ जाती हैं हमारे पास, एक है साइटोसिन, इसको हम सी से लिखते हैं, दूसरी है हमारे पास साइटोसिन है, फिर थायमीन है जिसको हम कैपिटल टी से लिखते हैं, यूरासिल है जिसको हम यू से लिखते हैं, प्यूरीन्स जो हैं उसके अंदर एडेनिन आ जाती है जिसको हम कैपिटल ए से लिखते हैं, एंड ग्वानिन आ जाती है जिसको हम कैपिटल जी से लिखते हैं। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 हैज़ द एबिलिटी टू डेवलप एस्टर लिंकेज विद द OH ग्रुप ऑफ द पेंटोज शुगर, यानी एक न्यूक्लियोटाइड का यूनिट दूसरी न्यूक्लियोटाइड के यूनिट से जो आपस में वो जुड़ते हैं या एक लिंक बनाते हैं उसको हम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कहते हैं। अच्छा, उसके बाद एक टिपिकल न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेसिस जो होती हैं वो अटैच होती हैं टू द ऑपोजिट टू द पोजीशन 1 ऑफ द पेंटोज शुगर, वाइल फॉस्फोरिक एसिड इज अटैच टू द कार्बन एट पोजीशन 5 ऑफ द पेंटोज शुगर। अब ये आप देखें, इनकी पोजीशंस आपने देखनी है कि कहाँ कहाँ होती हैं। तो यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है कि कार्बन 1 जो है उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पर जो कार्बन 5 है उसके साथ नाइट्रोजन बेस लगी हुई है। अच्छा, उसके बाद जो कंपाउंड फॉर्म्ड होता है बाय द कम्बिनेशन ऑफ अ बेस एंड अ पेंटोज शुगर इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोसाइड। कि जब हमारे पास कम्बिनेशन होता है बेस का और शुगर का तो उसको हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। एक न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, यानी अगर फॉस्फेट नहीं लगा हुआ तो आप उसे न्यूक्लियोसाइड कहेंगे, अगर आप फॉस्फेट भी लगा देते हैं तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। Each nucleotide of RNA contains ribose sugar, whereas sugar in each nucleotide of DNA is deoxyribose. 1 oxygen removed from the OH group at carbon number 2. ATP is also an important nucleotide used as an energy currency by the cell. ATP जो है एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, ये जो है ये जिस तरह हम पैसे खर्च करते हैं ना और हम चीज़ें ले सकते हैं, इसी तरह एनर्जी करेंसी जो होती है सेल की, कि जो एनर्जी यूज़ होने वाली फॉर्म होती है ना उसको हम कहते हैं ATP। और ATP को अगर हम देखें तो उसमें एक एडेनाइन बेस होती है, राइबोज शुगर लगी होती है और 3 फॉस्फेट के ग्रुप्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, अगर एक फॉस्फेट होगा तो ये AMP होगा, 2 फॉस्फेट हो जाएंगे तो ये ADP हो जाएगा, और अगर 3 फॉस्फेट हो जाएंगे तो ये ATP हो जाएगा। राइट। अच्छा, अब जिस चीज़ को हम कहते हैं ना DNA, उस DNA के अंदर आप में जो है वो हेरिडिटी मटीरियल है, यानी एक जनरेशन से अगली जनरेशन तक ये चला जाता है, और ये जो है इसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पोटेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल को जो है ये कंट्रोल करता है। इट इज़ मेड अप ऑफ 4 काइंड ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। इसमें होता है डी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, डी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, और ये यहाँ पर एक पैराग्राफ की शक्ल में उन्होंने आपको बताया हुआ भी है। ठीक है, कि आपके पास जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आते हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आते हैं उसमें, अब इसमें फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होता है इन स्पेसिफिक सीक्वेंस टू फॉर्म लॉन्ग चेन विच इज नोन एज द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। 2 nucleotides they join together to form dinucleotide, whereas 3 is joined to form trinucleotide, and nicotinamide adenine dinucleotide abbreviated as NAD। ये भी हमारे पास डाइन्यूक्लियोटाइड की एग्जाम्पल है। अच्छा, उसके बाद 1951 के अंदर एल्विन शेरगॉफ जो था उसने ये डाटा दिया था कि जो डिफरेंट बेसेस होती हैं उनमें एडेनिन और थायामीन हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं, और ग्वानिन एंड साइटोसिन जो होते हैं ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। फिर ये नीचे आपको एक टेबल नज़र आ रहा है, इस टेबल के अंदर डिफरेंट मैन, शीप, व्हीट एंड ईस्ट इनको दिखाया हुआ है, और इनके थ्रू ये चीज़ जो है इसको प्रूव किया गया। अच्छा, उसके बाद जो नीचे पैराग्राफ है उसमें अगर आप देखें, मॉरिस विल्किन एंड रोजालैंड फ्रैंकलिन, ये 2 साइंटिस्ट के नाम हैं। इन्होंने एक टेक्निक यूज़ की थी एक्सरे डायफ्रैक्शन की, और इन्होंने ये देखा था कि स्ट्रक्चर ऑफ DNA किस तरह का होता है। तो एट दिस सेम टाइम
एक और जो साइंटिस्ट थे जेम्स डी वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, उन्होंने जो था वो स्केल मॉडल बनाया था डीएनए का। ऑल द डाटा दस ऑब्टेन स्ट्रांगली सजेस्टेड दैट डीएनए इज मेड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स और स्ट्रैंड्स। अब ये जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं ये एक दूसरे के इर्द गिर्द लिपटे हुए होते हैं और इनकी फॉर्म जो होती है वो डबल हेलिक्स की फॉर्म में होते हैं। कॉइलिंग ऑफ 2 स्ट्रैंड इज ऑपोजिट, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं एंड दे आर कॉइल्ड एंटी पैरेलल टू ईच अदर। अब आप ये देखें, ये आपको 2 स्ट्रैंड्स नजर आ रहे हैं, लेकिन ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इसमें आपको 5 प्राइम ऊपर नजर आ रहा है, इसमें ये जो नंबर आपने पीछे न्यूक्लियोटाइड का यूनिट देखा है ना, ये कार्बन नंबर को इंडिकेट करता है, और यहाँ पर 3 प्राइम इसका नीचे, इसका 5 प्राइम इधर है, तो ये इसका 3 प्राइम इधर है, यानी ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। एक अगर इस डायरेक्शन में है, दूसरा इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर ये चीज़ें एक दूसरे के ऑपोजिट जा रही हैं तो देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन ए एंड टी पेयर एंड 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन जी एंड सी पेयर। The 2 strands are wound around each other so that there are 10 base pair in each turn of about 34 angstrom units. 1 angstrom is equal to 100 millionth of a centimeter. अब ये जो आप देखते हैं ना, इसमें एक ये जो टर्न है, ये जो एक चक्कर है, इसके अंदर 10 बेस पेयर्स आते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर हम कहते हैं ना जी सी सी टी, तो इसके सामने जी के सामने सी आ जाएगा, सी के सामने जी आ जाएगा, फिर जी आ जाएगा, फिर जी आ जाएगा, और फिर जो है टी के सामने यू आ जाएगा। तो ये जो होंगे ये 10 होंगे, मैंने तो यहाँ पे आपको 5 बना के दिखा दिए, ये 10 होंगे। अच्छा, उसके बाद फिर जो अमाउंट होती है डीएनए की फिक्स्ड होती है टू अ पर्टिकुलर स्पीशीज एंड इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम। द अमाउंट ऑफ डीएनए इन जर्म सेल्स, स्पर्म एंड ओवम जो बनते हैं उसके अंदर नंबर ऑफ या अमाउंट ऑफ डीएनए जो होता है वो आधा होता है जितना हमें नज़र आता है इन द नॉर्मल सेल्स, ठीक है। तो दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे कि आप डिस्कस करें उसके स्ट्रक्चर को। और यहाँ पर ये ज़रा आपको और क्लियर करके दिखाया हुआ है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होगा और जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। इंशाल्लाह द नेक्स्ट टॉपिक विल बी आरएनए। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, इसको देखें, पढ़ें, इसी बुक में से बेशक फोटोकॉपी करा लें और याद करें।